हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जो आपका चल रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने 100 आर्टिकल तक पूरे किए, 100 तक। आज हम शुरू करेंगे 101 से लेके, और ये इसमें आपके 116 तक जाएंगे, क्योंकि इसको समझाते हुए चलना है। क्लासेस भले थोड़ा सा धीरे धीरे चल रही, लेकिन आपको एक एक आर्टिकल समझ में आएंगे। साथ ही जो इसके पहले के आर्टिकल है उसको आप रिवीजन करिएगा, और आप देखिएगा एग्जाम में उससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पॉलिटी के आपके निकलेंगे इससे। आप इसके पहले की यदि वीडियो नहीं देखे हो जिसमें हमने संविधान के ऐतिहासिक विकास, पूरा जो इम्पोर्टेंट वाद हैं, साथ ही पंचायती राज को हमने इसीलिए पहले कवर किया है कि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आर्टिकल 243 है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको देखिएगा। साथ ही साथ जो आज का हमारा है अनुच्छेद 101 से हम शुरू करेंगे, आर्टिकल 101 से शुरू करेंगे। इसके पहले कि आपने सारे आर्टिकल को देख, पहले सारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनको देखना है, उसका रिवीजन करिए। और आप कमेंट के माध्यम से बताइए आपको ये क्लास कैसी लग रही है। ठीक। साथ ही आपको अभी इसके बाद हिंदी की क्लासेस, जो ऐसे हमने आप कल ही बताया था आप सभी को कि उस पर भी प्लानिंग चल रही है, वो बहुत 1 ही 2 दिन में आपकी वो भी शुरू कर दी जाएगी। तो आप सब चैनल पे बने रहिए, इसी तरह चैनल को अपना प्यार दीजिए। और ये आप सबका चैनल है। और यदि कोई करंट के टॉपिक्स आपको जानना है तो आप उस पर कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है। और जो आपको लगता है कि क्या चीज़ चेंज किए जा सकते हैं इसमें, ठीक, क्या कंटेंट और ऐड किए जा सकते हैं जो आपको रिलेवेंट हो, तो वो भी आप कमेंट करिए। ठीक है। चलिए अपने विषय पे चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 101, इसमें देखिए बात करता है कि संसद में जो सदस्य हैं उनके स्थानों का रिक्त होना, कैसे वो रिक्त होते हैं। अनुच्छेद 101 सदनों के लिखा है ना, स्थानों का रिक्त होना। क्या लिखा है अनुच्छेद 101। आपके पास यदि बेयर एक्ट हो तो आप उसको खोल के रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बहरहाल जो हमने लिखा है उसको हम एलिब्रेट करते हुए चलेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो आपकी आसानी से आपके दिमाग में पूरी चीज़ें छप जाएं। तो चलिए अपने विषय पे बात करते हैं। अनुच्छेद 101 क्या कहता है, स्थानों का रिक्त होना। यदि कोई सदस्य, चाहे वो संसद में चुना गया हो या राज्य विधानमंडल, यदि दोनों में चुना गया हो या संसद या सदन के दोनों सदनों से चुना गया हो, ध्यान रखिएगा बात को, कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य यदि चुना गया है तो उसको एक सदन से सदस्य त्याग देना होगा। ठीक, एक सदस्य पे यानी त्याग पद को रिक्त करना होगा यदि दो में चुन लिया गया। साथ ही यदि संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य है तो भी एक से रिक्ति देनी होगी। साथ ही यदि वह बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो भी उसका पद को रिक्त मान लिया जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्य की विधानसभा हो। तो इसमें क्या है कि राज्य की विधानमंडल हो तो दोनों में यदि 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसे रिक्त मान लिया जाएगा। एक बार फिर समझने का प्रयास करिएगा। यदि कोई व्यक्ति सदनों, दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो विधानमंडल हो, यदि 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसके पद को रिक्त माना जाएगा। साथ ही यदि कोई दोनों सदनों से चुन लिया जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। ठीक, एक पद को रिक्त करना होगा, दो में नहीं रह सकता। साथ ही या इसमें यदि संसद और राज्य विधानमंडल का चुन लिया जाए तो भी एक सदन से पद रिक्त करना होगा। ठीक है। आइए आर्टिकल 102 पे बात करते हैं। सदस्यों के लिए अर्हता क्या है, सदन में बैठने के लिए योग्यताएं क्या हैं, क्या योग्यता मतलब होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, क्या योग्यता नहीं हो मतलब वो अयोग्य होने चाहिए, निरर्हता की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, सदस्यता की निरर्हता पे प्रश्न की बात कर रहा है कि कौन व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं हो सकता। कोई लाभ का पद धारण किया हो, लाभ का पद समझ रहे हैं आप, प्रॉफिट। यदि कोई कहीं पे जैसे मान लीजिए सरकारी जॉब में है, कहीं और भी पद से पैसे पा रहा है, तो लाभ का पद उसका नहीं होना चाहिए। ठीक। साथ ही विकृत चित्र या न्यायालय के द्वारा विकृत चित्र न घोषित किया गया होना चाहिए, यानी पागल ना हो। साथ ही उसे दिवालिया ना की घोषित किया गया हो, और यदि घोषित किया गया है तो वह सदस्य नहीं बनेगा। विकृत चित्र है तो भी सदस्य नहीं बनेगा। यदि लाभ का पद धारण किया है तो भी इसमें सदस्यता नहीं मिल सकती, सदस्य नहीं रहेगा।
साथ ही यदि भारत का नागरिक नहीं है, क्या भारत का नागरिक नहीं है और विदेशी नागरिकता को यदि उसने स्वेच्छा से अर्जित किया है तो भी वह संसद के सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है। बात करें यदि 103 अनुच्छेद की, दोनों समझ में आया आपको। अब बात करते हैं 103 की, सदस्यता की निर्भरता संबंधी प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रहेगा तो इस पर प्रश्न, इस पे इसका निर्णय कौन लेगा? तो इसका जो अंतिम रूप से निर्णय लेता है वो भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। यदि सदन में कोई संसद सदस्य मतलब विनिश्चय तौर पे यदि राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा, यदि वो अरहित होता है यानी सदस्यता उसको नहीं मिलेगी, किस लिए? क्योंकि वो अयोग्य है, तो अयोग्यता पे जो निर्णय अंतिम रूप से लेंगे वो राष्ट्रपति लेंगे। ठीक है। बात करें यदि 104 अनुच्छेद की, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान के पूर्व अर्जित होने पर बैठक एवं गठन में भाग नहीं लेगा। आपको पता होगा अनुच्छेद 99 में हमने बताया था यदि कोई व्यक्ति सदन में बैठता है तो उसे प्रत्येक सदन के प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति या उसके निमित्त सदस्य के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान करना होगा, बताया था ना। तो उसी में इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 99 के तहत यदि वह शपथ या प्रतिज्ञान नहीं करता, बैठक में भाग लेता है या मत देता है, क्या बैठक में भाग ले या मत दे, तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये शास्ति का भागीदार होगा, यानी उसे 500 रुपये का दंड दिया जाएगा प्रत्येक दिन। वो यदि बैठता है तो प्रत्येक दिन के हिसाब से 500 रुपये उसको दंड स्वरूप राशि जमा करनी होगी। ठीक। यदि नेक्स्ट बात करें तो 105 अनुच्छेद कहता है संसद के दोनों सदनों तथा के सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार, जो संसद में सदस्य बैठते हैं उनके विशेषाधिकार, उन्हें वाक स्वतंत्रता होगी। वाक स्वतंत्रता मतलब अभी बोलने की आज़ादी होगी, सदन के अंदर की आज़ादी होगी, वो चाहे जिस भाषा में बात करें, लेकिन उनको चाहिए कि मर्यादित होके ही बोलें। बहरहाल अगले पे बात करें, किसी भी बात मत प्रतिवेदन के अधीन न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगी। किसी भी बात की, किसी भी मत, कोई भी प्रतिवेदन हो, उसकी न्यायालय के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक। अभी इसके बाद जब आपका देखिए 121 और 122 होगा तो उसमें संसद और न्यायालय एक दूसरे को पृथक कर लेते हैं कि हम आपके में बीच में नहीं बोलेंगे, आप हमारे बीच में नहीं, तो वो आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी देखिए क्या है, वाक स्वतंत्र होगा, जो सदन में बैठेंगे संसद के सदस्य, चाहे बोलने का अधिकार, साथ ही कोई भी बात, कोई भी मत, कोई भी प्रतिवेदन पे न्यायालय के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। नेक्स्ट यदि बात करें अनुच्छेद 106, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं और समय समय पर राष्ट्रपति इसे अवधारित करते हैं। ठीक। बात करें अनुच्छेद 107 की, विधेयकों की पुनर्स्थापना व पारित किए जाने के संबंध में, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, विधेयकों के बारे में लगभग पूछ लेता है एग्जाम में। कोई विधेयक यदि संसद के किसी भी सदन से आरंभ हो सकेगा। ठीक। कोई भी विधेयक चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो। ठीक। यदि राज्य में है तो चाहे वो विधान मंडल हो, जहाँ पे विधान परिषद है तो वहाँ विधान परिषद, जहाँ नहीं है तो वहाँ विधान मंडल। ठीक। यदि बात करें सेंट्रल पे तो लोकसभा या राज्यसभा से। ठीक। कहीं पे भी पारित हो सकता है। साथ ही अनुच्छेद 108 और 109 के अधीन तक पारित नहीं जब तक दोनों सदन सहमत ना हो। जब तक कोई भी सदन तब में विधेयक तब तक पारित नहीं माना जाएगा, जैसे मान लीजिए लोकसभा ने पारित किया और राज्यसभा उसके पारित नहीं करी। ठीक। तो वो पारित नहीं माना जाएगा, कुछ एक अपवाद को छोड़कर। कौन से अपवाद हैं वो भी हम आगे बताएंगे। ठीक। तो इसमें बात का है कि दोनों सदनों से यदि पारित नहीं है तो वह सहमति तो दोनों को नहीं मिली है तो वो पारित नहीं माना जाएगा। यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पूर्णतः पारित नहीं किया तो वो विधेयक पूर्णतः पारित नहीं माना जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, यदि संसद में लंबित विधेयक सदनों के समाधान समासन के कारण व्यवगत है, यदि विधेयक मतदान के कारण व्यवगत है। ठीक। साथ ही कोई लंबित विधेयक है जो सदन के मतदान के कारण व्यवगत है। ठीक। साथ ही नेक्स्ट बात करें, राज्यसभा से लंबित विधेयक, यदि राज्यसभा से कोई लंबित विधेयक है और लोकसभा में चर्चा के लिए रखा गया है। ठीक। लोकसभा में पारित होना और लोकसभा विघटित हो गई तो क्या वो विधेयक खत्म हो जाएगा? नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता,
और राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया है, विघटन लोकसभा का हुआ है, तो वो विधेयक जीवित रहेगा, व्यवगत नहीं होगा। व्यवगत माने समाप्त नहीं होगा। वहीं नेक्स्ट बात करें, यदि लोकसभा से पारित हो गया, ठीक, और राज्यसभा में लंबित है, ठीक, और लोकसभा उसी समय विघटित हो गई, समाप्त हो गई मान लीजिए, तो क्या वो बिल रहेगा? नहीं, तब आपका व्यवगत हो जाएगा। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए राज्यसभा ने पारित किया, ठीक, और राज्यसभा पारित करने के पश्चात लोकसभा में कोई विधेयक लंबित है और लोकसभा विघटित हो गई, ठीक, तो वो विधेयक व्यवगत नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा से पहले पारित हो चुका है, लोकसभा में लंबित है, ठीक, तो वो व्यवगत नहीं होगा। वहीं दूसरी बात, यदि लोकसभा से पारित है, ध्यान दीजिएगा, यदि लोकसभा से पारित है और राज्यसभा में लंबित है, लेकिन यदि लोकसभा से पारित और राज्यसभा में लंबित, लेकिन लोकसभा विघटित हो गई, लोकसभा विघटित हो गई, तो राज्यसभा में वो विधेयक व्यवगत नहीं होगा, व्यवगत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज को थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाए। राज्यसभा से पारित हो गया, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को, राज्यसभा से यदि पारित हो गया और लोकसभा में मान लीजिए चल लंबित है और लोकसभा विघटित हो गई, तो वो विधेयक व्यवगत नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा ने पारित किया है। वहीं इसके अपोजिट में, यदि लोकसभा से पारित है और लोकसभा विघटित हो गई, ठीक, और राज्यसभा में लंबित है, तो वो व्यवगत हो जाएगा। थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, संविधान के टर्म्स हैं तो थोड़े से आपको समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मेरी पूरा प्रयास है कि आपको एक एक चीज समझ में आए, ठीक। अब बात करें हम अनुच्छेद 108 की, कुछ दशाओं में संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान किया गया है, ठीक, जिसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन होता है। इसको बुलाता कौन है? इसको आहूत जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका ज्वाइंट सेशन होता है। इसमें देखिए इस क्या है, इसमें 3 विषय हैं जिसपे संविधान में संयुक्त बैठक नहीं होती, ठीक। कौन कौन से हैं? धन विधेयक है, साथ ही आपका संविधान संशोधन विधेयक है। इन दोनों पे आप देखिए तो इस पे संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, ठीक। अब बात करें, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। सरकारी विधेयक लगातार आप नाम सुन रहे होंगे, थोड़ा सा उसको अच्छे से बता दें। सरकारी विधेयक और निजी विधेयक क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सरकारी विधेयक वे होते हैं जो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद लेके आती है, या कोई संसद में कोई जो मंत्री पद पे है वो इस विधेयक को लेके आए। साथ ही यदि कोई अस्वीकृत करने पर, यदि संसद द्वारा इसको पारित करने की पूरी उम्मीद होती है, ठीक, इस विधेयक, क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं वो लेके आते हैं, ओके। यदि ये पारित नहीं हुआ तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। ध्यान दीजिएगा, सरकारी विधेयक में यदि यह पारित नहीं हुआ तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। साथ ही इसके लिए जो नोटिस है आपको 7 डेज की होती है, कि 7 डेज में आपको पास कराने हैं, ठीक। अधिकतम इसकी सीमा 7 दिन की है। वहीं बात करें निजी विधेयक, जैसे संसद के अन्य सदस्य, चाहे वो जैसे इस समय वर्तमान में एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, यदि कोई विधेयक उसके मंत्री ला रहे हैं, मंत्री कितने हैं? 15% हैं, आपको याद होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। जो अन्य बीजेपी के हैं मान लीजिए वो भी लाएंगे तो भी निजी विधेयक माना जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जो मंत्री पद पे हैं यदि वो लाएंगे तो वो सरकारी विधेयक होगा। अब आपको शायद समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अभी तक आप लोग को लग सकता है कि जो पक्ष में है सत्ता पक्ष और विपक्ष, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो मंत्री हैं वर्तमान में यदि वो लाएंगे तो वो सरकारी विधेयक होगा, यदि अन्य जो संसद के सदस्य हैं लाएंगे तो वो निजी विधेयक होगा। इसकी पारित होने की संभावना निजी विधेयक की कम होती है। साथ ही इनको पेश करने के बाद 30 दिन के अंदर इनको पारित करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता यदि पारित नहीं हुआ तो सरकार को इस्तीफा देना, इसमें ऐसा नहीं होता। लेकिन सरकारी विधेयक में ऐसा होता है कि यदि 7 दिन के अंदर नहीं पारित हुआ सरकार को इस्तीफा देना होता है, ठीक। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सरकारी विधेयक और निजी विधेयक क्या होते हैं। बात करें अगर अनुच्छेद 109 की, तो धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया। आप देखिए धन विधेयक आ गया, धन विधेयक की संबंध में प्रक्रिया। धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता, आपको पता होगा धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। साथ ही धन विधेयक
है या नहीं, इसका अंतिम रूप से जो निर्णय होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। राष्ट्रपति की इसमें पूर्व अनुमति ली जाती है ताकि वो बाद में वीटो करके इस पे कोई ऑब्जेक्शन या कोई दिक्कतें ना हो, इसलिए इनकी पूर्व अनुमति ले ली जाती है। यदि राज्यसभा इसको केवल 14 दिन, इसमें विधान विधेयक में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो राज्यसभा होती है उसको विशेष पावर नहीं होती। यदि राज्यसभा चाहे भी तो अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। यदि उसने कुछ संशोधन नहीं किया तो भी 14 दिन के बाद इसको मान लिया जाएगा कि लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया है। ठीक है, तो धन विधेयक में, और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि संयुक्त बैठक इसमें भी नहीं होती। जैसा हमने भी 108 में बताया था आपको कि धन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, संयुक्त बैठक का अधिवेशन नहीं होता। ठीक है, तो इसमें भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। एक बार फिर से सुनिएगा, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होता, केवल लोकसभा में होता है। अंतिम रूप से धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है। साथ ही यदि राज्यसभा केवल इसे 14 दिन रोक सकती है, यदि 14 दिन के अंदर उसने संशोधन के साथ पास नहीं किया, यदि कुछ अपनी बात रखनी हो तो नहीं रखा, तो भी ये बिना संशोधन के ही 14 दिन के बाद मान लिया जाएगा कि पास हो गया। अब बात करें अनुच्छेद 110 पे, जो धन विधेयक है इसकी परिभाषा पूछता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक क्या होता है? राज्य के द्वारा कोई कर लगाना, किसी कर को हटाना, ठीक, कोई ब्याज का ऋण लेना या कोई ब्याज को बढ़ाना या घटाना। ध्यान दीजिएगा, कर लगाना, कर हटाना, कोई कर को बढ़ाना, घटाना, लगाना, हटाना, दोनों ध्यान दीजिएगा। यदि कोई लगाया हटाया गया, किसी कर को बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, कोई भारत सरकार ने विदेश से या कोई संस्थाओं से ऋण लिया या भारत ने किसी को ऋण दिया, ये सारी चीजें, तथा भारत की संचित निधि व आकस्मिक निधि से जो धन निकाला जाता है वो सभी धन विधेयक होते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, सरकार कोई कर लगाए, कोई कर को हटाए, कहीं मान लीजिए कोई ऋण ले या किसी को ऋण दे, आकस्मिक निधि से धन निकाले, धन जमा करे, संचित निधि से धन निकाले, वह जमा करे, ये सभी जो है धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा थोड़ी सी आपको संविधान की लैंग्वेज समझने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करें यदि अनुच्छेद 111 की, देखिए 110 तक बताया, अनुच्छेद 111 पे चर्चा करें, विधेयकों पर अनुमति। यदि कोई विधेयक पारित होने पर राष्ट्रपति चाहे तो उसे रोक सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसे रोक सकता है या उस पर साइन कर सकता है, ये राष्ट्रपति का हक है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है राष्ट्रपति, यदि कोई दोबारा पेश कर दिया गया विधेयक, मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पे साइन भेजा गया सदनों से द्वारा पारित करा के, और राष्ट्रपति उसे वापस पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया, ठीक, कि एक बार आप विचार कर लीजिए, और दोबारा सदन ने फिर दोनों सदनों में मिलकर फिर भेज दिया राष्ट्रपति पर, तो फिर उस स्थिति में राष्ट्रपति को बाध्य है कि वो हस्ताक्षर करे, फिर उसमें वो पुनर्विचार या कोई अन्य प्रावधान नहीं है कि वो उसको रोके। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक ही बार का प्रावधान है कि आप पुनर्विचार करवा सकते हैं। बात करें यदि अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहते हैं, ये समय समय पे राष्ट्रपति के समक्ष वित्तीय विवरण वार्षिक वित्तीय वर्ष में इसको पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बजट की चर्चा 112 में की गई है। वहीं बात करें अनुच्छेद 113 की, तो संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, प्राक्कलन जिसमें संचित निधि पर भारित है और मतदान नहीं होता। इसमें क्या है, जैसे राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के वेतन, सदन की खर्चे, संसद के खर्चे, जो सारी चीजें भारित हैं उस पर मतदान नहीं कराया जाता। यदि इनके वेतन भत्ते में ही मतदान होने लगे, विलंबन होने लगे, तो ये कैसे कार्य कर पाएंगे बताइए आप। तो इस पे मतदान नहीं किया जाता। साथ ही लोकसभा के प्राक्कलनों में यदि लोकसभा चाहे तो इस पे मतदान करा सकती है, यदि नहीं चाहे तो नहीं कराएगी। ठीक, किसी भी अनुदान की मांग के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही ये की जाएगी। ठीक, कोई भी यदि मांग है इनमें से प्राक्कलनों की, तो वो राष्ट्रपति की अंतिम रूप से मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही की जाएगी। यदि राष्ट्रपति कहेगा तभी इनको मिल पाएगा धन। ठीक, बात करें यदि अनुच्छेद
14 की तो विनियोग विधेयक लोकसभा के द्वारा अनुच्छेद 113 के तहत जो मांगे की गई हैं वो विनियोग विधेयक कहलाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। वही बात करें अनुच्छेद 115 और 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान। इसको साधारण भाषा में हम आपको बताएंगे, आप इसको एक बार संविधान से देखिएगा। देखिए, जैसे कोई कार्य, मान लीजिए कोई हमने बजट बनाया, ठीक, मान लीजिए हमने किसी कार्य हेतु बजट बनाया और वो कार्य संपन्न होने के पहले हमारा पैसा खत्म हो गया। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने कोई बजट बनाया, मान लीजिए किसी के विवाह के लिए कोई बजट बनाया या कुछ किया और वो कार्यक्रम संपन्न होने के पहले हमारा पैसा खत्म हो गया, तो हमें जो अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है वह अनुपूरक होती है। अब इसको संविधान की लैंग्वेज में समझिएगा। किसी वार्षिक वित्तीय वर्ष में यदि किसी कार्य प्रयोजन के लिए कोई बजट आवंटित किया गया है और बजट पेश होने या उस स्कीम के लॉन्च होने के पूर्व ही उस बजट के कार्यान्वयन में ही पैसे खत्म हो जाएं, तो अतिरिक्त धन की जो मांग होती है वो क्या होती है, आपकी अनुपूरक बजट होती है। ठीक, दोनों लैंग्वेज में, साधारण भाषा में भी समझा दिया और आपके संविधान की लैंग्वेज में भी। अनुपूरक बजट ये होता, अनुदान ये होता है। साथ ही अतिरिक्त और अधिक अनुदान क्या होता है, जब किसी वित्तीय वर्ष में, इसको भी सरल भाषा में पहले समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई वित्तीय वर्ष में कोई, मान लीजिए कोई स्कीम चल रही है, कोई योजनाएं चल रही हैं, ठीक, और उसमें जैसे कोई धन की, मान लीजिए कोई धन जरूरत है, मान लीजिए 1000 करोड़ की, और ठीक, और खर्च हो गया उसमें 2000 करोड़। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे अधिक धन खर्च हो गया, तो इस अधिक धन खर्च हो गया और इस मांग हेतु जो अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। जैसे मान लीजिए हमने किसी कार्यक्रम को संचालन करने का प्रयास किया और उसमें हमने क्या किया, मान लीजिए हमने रखा कि 500 रुपये हम इसमें खर्च करेंगे और हमारे पास पैसे थे तो हमने 1500 रुपये मान लीजिए खर्च कर दिए, 1500। तो जो अधिक हमने धन की खर्च किए उसकी मांग के लिए जो होता है वो क्या होता है, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा इसको, यदि नहीं आया तो वीडियो रिपीट कर लीजिए। अब बात करें अनुच्छेद 116, जो आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है, अनुच्छेद 116, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। लेखानुदान क्या होता है, बजट पे यदि बनाते समय कोई योजना व महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं। जैसे होता है क्या, कोई बजट में कोई स्कीमें अचानक मान लीजिए लॉन्च करना है, वो उसकी जानकारी बिना दिए संविधान के अतिरिक्त उसमें मान लीजिए कोई योजना है उसके अतिरिक्त लॉन्च की, मान लीजिए बजट में उसको नहीं दिखाया गया है और बाद में उसकी ज़रूरत पड़ रही है किसी कारणवश। ठीक है, लिखा क्या है, बजट में, बजट बनाते समय में नई योजनाओं एवं महत्वपूर्ण चीज़ें जब छूट जाती हैं तो उसके लिए अतिरिक्त जो धन की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं लेखा अनुदान। ठीक, नेक्स्ट बात करें प्रत्यानुदान। जब किसी वार्षिक वित्तीय वर्ष में अनिश्चित काल स्वरूप, मान लीजिए कोई अनिश्चित योजना के लिए अनिश्चित स्वरूप के कारण किसी योजना, मान लीजिए किसी वार्षिक वित्तीय वर्ष में किसी योजना के अनिश्चित स्वरूप के कारण उसे बजट में मेंशन नहीं किया जाता तथा उसके लिए जो अधिक अलग से धन की मांग होती है, की जाती है, उसे प्रत्यानुदान कहते हैं। जैसे होता है भूकंप है, मान लीजिए कोई आपदा त्रासदी आ गई, सुनामी है या अन्य तरह के डिजास्टर हो गए, बाढ़ प्रभावित हो गया। साथ ही कोई मान लीजिए महिलाओं के लिए कोई स्कीम लॉन्च करनी है, महिला उत्थान के लिए कोई कार्य करना है, तो उन सभी के लिए जो आवश्यक धन की मांग होती है वो होती है प्रत्यानुदान। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। जब किसी योजना के अतिरिक्त उसके कोई योजना जो है उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण अधिक धन की मांग की आवश्यकता होती है तो उसे प्रत्यानुदान कहते हैं। अब अपवादानुदान क्या कहते हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए की गई जो मांग होती है उसे अपवादानुदान कहते हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर, जैसे मान लीजिए हमें अभी राफेल लिया तो उसके लिए क्या धन की मांग लगी, कैसे पारित हुआ, क्या हमें पता चला, नहीं पता चला ना। या कोई मान लीजिए सरकार को कोई सेना में खर्च करना है, किसी विभाग पे खर्च करना है, या कहीं मान लीजिए गुप्त रूप से हमारी सेना को बढ़ावा देने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ खर्च करना है, तो उस मांग को हम तक नहीं अब आता,
लेकिन उसको पारित करना जरूरी होता है किसी कारण विशेष उद्देश्य के लिए, तो वे सभी चीज़ें अपवादानुदान के अंतर्गत आती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ समझ में आई होंगी। आप कोशिश करिएगा, इसको 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा, और यदि कोई विषय इसमें कोई आर्टिकल आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसको हम एलिब्रेट करके बहुत अच्छे से बताएंगे। हमारा प्रयास था कि एक एक अनुच्छेद पे विस्तार से चर्चा करें, इसीलिए हम अनुच्छेद को कम लिए हैं, संख्या कम है। लेकिन अब आपका देखिए, ये पूरा होने के बाद 116 के बाद आपका अब न्यायालय सुप्रीम कोर्ट शुरू होने वाला है बहुत जल्द ही, 1-2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे करके ये आर्टिकल भले कम लग रहे हैं आपको, लेकिन एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे तो जिस दिन आपकी संविधान खत्म होगी तो आप किसी भी बुक को उठाएंगे तो आपके अनुच्छेद से और साथ ही जो आपके बेसिक्स हैं उससे अगर आपका स्ट्रांग है, जो इस तरीके से बताया गया, तो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक, साथ ही जो आपकी हिंदी की क्लासेज है वो भी 102 दिन में शुरू हो जाएगी, तो आप उसको देखिएगा। तो फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और फिर तब से अगले वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है इस समय। ठीक, आगामी जो आपके देखिए RO के एग्ज़ाम है, एडिशनल सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है UPPSC के द्वारा जो कराया जा रहा है, तमाम एग्ज़ाम है। तो आप इस पर लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा समय है इस समय। तो फिर आप सभी से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक लिए बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।